नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर तो आप तक अब तक पहुंच ही गई होगी कि समाजवादी पार्टी ने मोहनलालगंज से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यहां पर आज हम बात करेंगे इस लोकसभा सीट के जातीय समीकरण, पिछले विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा है अलग अलग पार्टियों का, और पिछले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया था, जिससे हम अनुमान लगा सकें कि आने वाले चुनाव में यहां पर कौन बाजी मारेगा। तो आपको पता ही होगा कि कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आर के चौधरी को यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके पीछे वजह यह है कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष सीएल वर्मा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इस बार इनकार कर दिया है। इसलिए आर के चौधरी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीट जो है मोहनलालगंज की, ये लखनऊ और उन्नाव से जुड़ी हुई है और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है। यहां पर अभी तक कांग्रेस ने 5 बार चुनाव जीता है, सबसे अधिक। एक समय था जब इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भूतकाल की पार्टी कहा जा सकता है, पास्ट की पार्टी है ये। लेकिन अभी तक सबसे अधिक बार यहां पर कांग्रेस ने 5 लोकसभा चुनाव जीते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 4 और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 4 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा लोक दल ने 1 बार और जनता दल ने भी 1 बार यहां पर जीत हासिल की है। बड़े आश्चर्य की बात है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बावजूद आज तक बसपा यहां पर कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी है। इस बार हालांकि बसपा काफी जोर लगा रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। वर्तमान में यहां के सांसद हैं भाजपा के कौशल किशोर, जो कि पहले भी 2 बार 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं और इस बार 2024 में वो हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि सपा ने भी यहां पर काफी जोर लगाया हुआ है। अभी से उनका प्रचार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है काफी कायदे से। तो अब हम देखते हैं कि जो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव था, यहां पर अलग अलग पार्टियों का कैसा प्रदर्शन था। तो यहां पर भाजपा के कौशल किशोर ने चुनाव जीता था, वो वर्तमान इसीलिए सांसद हैं। इन्हें कुल 6,29,748 मत मिले थे, जबकि सपा और बसपा ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और उनके कैंडिडेट थे सीएल वर्मा, जिन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया हुआ है। तो सीएल वर्मा को 5,39,519 वोट मिले थे और वो लगभग 90,000 मतों से ये चुनाव हार गए थे। आर के चौधरी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, जिन्हें 60,000 वोट मिले थे, 60,061 वोट। तो कांग्रेस की हालत भाई वाकई खराब है। कांग्रेस दावे बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन उसके वोट मतलब जो है उतने ज्यादा आते नहीं हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो इस बार भी कौशल किशोर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्हें सबसे अधिक 4,55,274 मत मिले थे। वहीं आर के चौधरी, जो कि बसपा की तरफ से लड़े थे तब, उन्हें 3,09,858 मत मिले थे और वो दूसरे स्थान पर आए थे। समाजवादी पार्टी से सुशीला सरोज को 2,42,000 मत मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव में यहां पर बहुत भारी पड़ी है। लेकिन इस चुनाव में, यानी जो वर्तमान 2024 का चुनाव है, इसमें और पिछले चुनाव में काफी अंतर है। क्योंकि भले ही आपको गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन इस समय जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भी। इसकी वजह यह है कि एक तरफ तो बेरोजगारी है इतनी अधिक, उसके बाद कमर तोड़ महंगाई है और मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ अपने ही नैरेटिव को हवा देने के लिए। इसलिए ये चुनाव काफी अलग होंगे पिछले चुनाव से। अगर हम विधानसभा सीटों के गणित को देखें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है, यानी जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं। ये है मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज और सिधौली। इसमें से मलिहाबाद, बख्शी का तालाब और सरोजनी नगर पर
भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यहां से भाजपा के विधायक जीतकर आए हैं, जबकि मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी और सिधौली से बसपा का विधायक जीतकर आए हुए हैं। इसके बाद मामला आता है जातीय समीकरण का। अगर हम विधानसभा का गणित देखें तो इसमें भाजपा के 3 विधायक हैं और सपा और बसपा के 1-1 हैं, और ये दोनों लोग मिलकर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये एक जो है थोड़ा मतलब बड़ी समस्या है। अगर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ती तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो सकती थीं, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन से एक चूक तो हो ही गई है। अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता तो शायद जो है भाजपा के लिए चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। खैर, अभी भी कुछ भी हो सकता है चुनाव के पहले पहले तक। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जातीय समीकरण की। देखो, आपको पहले ही पता है कि ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जो कुल जनसंख्या है 26,95,770, उसमें से जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.19% है और शहरी जनसंख्या 24.81% है। इसमें से अनुसूचित जाति यानी एससी का हिस्सा 34.14% है, जो सबसे अधिक है, काफी ज्यादा है। यही वजह है कि अनुसूचित जाति का वोट जिसके पक्ष में जाता है वही यहां पर चुनाव जीत जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हुई नहीं है, पूरे भारत में हुई नहीं है, केवल बिहार में ही हुई है। तो इस वजह से अलग अलग जातियों के आंकड़े यहां पर उपलब्ध नहीं है, जो हैं वो भी अनुमानित हैं। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक अपर एज तो मिल रही है, लेकिन चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाता है। और मुद्दों में भाजपा के पास क्या मुद्दे हैं? भाजपा के पास मुद्दे हैं राम मंदिर, ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आप देख रहे हैं कि अब मीडिया में उसकी उतनी हवा रह नहीं गई है। भाजपा का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद, जो कि फिलहाल बहुत अच्छा चलता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछला चुनाव इसलिए पलट गया था क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी। तो ऐसे में लोगों ने एक वोट देश के नाम के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था कि इस ऐसे समय में सरकार बदलने से देश का हित जो है प्रभावित हो सकता है। तो आप उसे ये न समझिए कि वही फिर से होने वाला है। अगर कुछ नया भारतीय जनता पार्टी नहीं कर देती है तो उसके लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो ये दोनों ही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल ठंडे हैं। अब भाजपा के पास खाली अपनी गोदी मीडिया है और ये जो सोशल मीडिया है उस पर झूठे नैरेटिव चलाने वाली उनकी एक टीम है। इसके अलावा ढेर सारे पैसे हैं और जो राष्ट्रीय मशीनरी है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है और एक बहुत बड़ी चुनावी मशीनरी उसके लिए काम करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन अगर आप सपा के पास देखें तो सपा के पास अखिलेश यादव और मायावती एक साथ नहीं है, दोनों लोग अलग हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इंडिया गठबंधन की फिलहाल, लेकिन अभी चीजें बदल भी सकती हैं। इसके अलावा जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों की वजह से, ठीक, वो सारी चीजें जो है सरकार के खिलाफ काम करती हैं। मीडिया में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, बहुत कमजोर है, मोदी का चेहरा कौन, मतलब अगर मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक। लेकिन एक बात जानिए, लोकतंत्र में विपक्ष कभी भी कमजोर नहीं होता है, कभी कमजोर नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष की ताकत ही यही होती है कि बस सरकार जिसकी है वो खराब प्रदर्शन कर दे, खराब काम कर दे, जनता उससे खुश ना हो। तो जनता क्या करती है कि जिससे अगर सरकार से नाराज होती है तो विपक्ष में जो भी दिखाई देता है उसे वोट दे देती है। यही एक तरीका है। तो इसलिए विपक्ष को कमजोर करके आंकना एक भूल है, ये एक झूठा नैरेटिव है। लोकतंत्र में विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मेरा मानना है कि मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी और बसपा कड़ी टक्कर देंगी भारतीय जनता पार्टी को। आपका जो भी सोचना हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।